आपका उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक अहम अपडेट के साथ हम करने जा रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार की जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी उत्तराखंड सरकार की, वो खत्म हो गई है, जिसके बाद मदन कौशिक इस वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। मिनिस्ट्रियल भत्ते हैं उसमें वृद्धि के संबंध में है पहला इशू। जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है उनमें जो सेवक भत्ता वो 10,000 रुपये था, उसको 15,000 किया गया। मिनिस्ट्रियल भत्ता 10,000 रुपये था, उसको भी 15,000 किया गया है। जो कुल धनराशि उनको मिलती थी, इन दोनों के लिए 20,000 मिलती थी, उसे बढ़ाकर 30,000 किया गया है। इसी प्रकार से जो न्यायाधीश हैं उनको सेवक भत्ता 8,000 से बढ़ाकर 12,500 किया गया है। जो मिनिस्ट्रियल भत्ता था 7,000 था, उसको बढ़ाकर भी 12,500 किया गया है। जो पहले देय धनराशि 15,000 होती थी, इस प्रकार से वो 25,000 हो गई है। ये करने के पीछे ये था कि पिछले 7 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गई थी, इसलिए इस प्रकार की वृद्धि अपेक्षित थी। प्रतिशत तो आप निकाल लेना कितने होगी, 10,000 से 15,000 और दूसरा भी 10,000 से 15,000 और 8,000 से 12,500 और 7,000 से 12,500, यानी 20 से 30 और 15 से 25 ये किया है जो भी। तो ये पिछले 7.5 सालों के बाद किया गया है। दूसरा एक बिंदु था हेमवती नंदन चिकित्सा शिक्षा जो विश्वविद्यालय है, उसमें एक छोटा सा संशोधन किया था कि जो कुलपति की आयु 70 साल थी, जो 65 थी, उसे 70 किया गया है और 70 साल के बाद उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। इससे अलग जो वर्तमान कुलपति है उस पर भी ये प्रभावी होगा। ये 2 बिंदु के संशोधन है। ठीक है। तीसरा, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, ये हम पहले ले आए थे, अध्यादेश के रूप में लाए थे, लेकिन हाउस में न रखने के कारण ये अधिनियम नहीं बना था। तो अध्यादेश की एक निश्चित अवधि होती है, अब दोबारा फिर अध्यादेश के रूप में लेकर आए हैं। इसमें ये एक छोटा सा बिंदु है जो लेकर आए हैं कि राज्य में ऐसे विकास प्राधिकरण क्षेत्र जहां विकास क्षेत्र महायोजना लागू की गई है, ऐसी महायोजना विकास क्षेत्र में धारा 143 के अंतर्गत भूमि को नॉन एग्रीकल्चर घोषित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जिन प्राधिकरणों के अंतर्गत महायोजना बन गई है, उन महायोजना के अंतर्गत जो हमारी एग्रीकल्चर की भूमि है, नियम ये था पहले उसको 143 कराएंगे, फिर उसका जो लैंड यूज है वो चेंज होगा। अब 143 कराने की आवश्यकता नहीं है, पहले हो गया था, मैं बताया भी था, लेकिन अध्यादेश को अधिनियम नहीं बन पाया, इसलिए दोबारा से फिर अध्यादेश के रूप में लाए। पिछले दिनों हम लोगों ने राज्य की जो भूमि संबंधी कानून है उसमें जो वर्ग 4 की भूमि थी उसके विनियमितीकरण की बात थी। जब हमने इसका निर्णय लिया, लेकिन जब पता चला कि राज्य के अंदर जो जौनसार बाबर है वहाँ जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 लागू है। अब उसमें अलग से हम लोग संशोधन लेकर आए हैं, उसके लिए भी वो संशोधन ये लेकर आए हैं हम लोग, जो उसकी धारा 32 में उपधारा ये है, धारा 32 में उपधारा 32 घ को जोड़ा गया है। वो क्या जोड़ा गया है, जनपद देहरादून के समस्त जौनसार भाबर परगने के वे व्यक्ति जो वर्ग 4 की भूमि पर दिनांक 30/6/1983 इससे पूर्व अनधिकृत रूप से। तो मदन कौशिक को आप सुन रहे थे। सरकार ने जो अहम फैसले लिए हैं उनकी जानकारी इस वक्त वो दे रहे थे। लेकिन अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में देखिए मानसून की जो बारिश है वो मुसीबत बन गई है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में इस समय बारिश हो रही है। रामनगर की बात करें तो बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 309 फिर से बंद हो चुका है। बारिश के चलते धनगढ़ी नाला उफान पर आ चुका है, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। आप तस्वीरें देखिए, लोगों को कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं। नाला पूरी तरह उफान पर है, जहां तहां गाड़ियां इसमें खराब होकर फंस जाती हैं।
टायर तक डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पिछले टायर पर नजर डालें तो पूरी तरह से देखिए ये किस तरह ये जो मेटाडोर है ये यहाँ पर फंसी हुई है। यही हाल बाकी की गाड़ियों का है। जो लोग आ रहे हैं वो इंतजार देख रहे हैं क्योंकि आगे बहता हुआ नाला है, रास्ता बंद है, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। धनगढ़ी नाले का जल स्तर बढ़ गया है जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोगों को किस कदर परेशानी हो रही है। धनगढ़ी नाला जिसमें कि बारिश के कारण जल स्तर बढ़ चुका है, लाइन लगाकर गाड़ियां इंतजार कर रही हैं। कई वाहन इस नाले में फंसकर खराब भी हो गए हैं। पूरा रास्ता इस वक्त ब्लॉक है और लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। उधर रुद्रप्रयाग में दूसरे केदार मदमहेश्वर धाम को जोड़ने वाला मार्ग ध्वस्त हो गया है। इस दौरान बरसाती नाले में बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं। बरसाती नाले में बोल्डर गिरते हुए दिख रहे हैं जिससे मदमहेश्वर धाम को जोड़ने वाले ऊखीमठ रांसी मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा भी बह गया। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर टूट के जो हैं वो इसमें गिर रहे हैं जिसके कारण दिक्कतें आ रही हैं। बरसाती नाले में बड़े बड़े बोल्डर टूटकर गिर गए हैं। पानी के साथ बहकर जो मलबा ऊपर से आया है, बड़ी पत्थर, टूटी हुई चट्टानें, मिट्टी का मलबा, बोल्डर, ये सब कुछ पानी के साथ बहकर आया है और मदमहेश्वर धाम को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है जिसके कारण कितनी दिक्कतें बढ़ रही हैं। कहीं हाईवे ब्लॉक हैं, कहीं नदियों का जल स्तर बढ़ गया है जिससे वाहन फंसकर खराब हो रहे हैं जब तक चट्टानों से इस तरह के बोल्डर टूटकर गिरते हैं। इसी से संबंधित एक और बड़ी खबर आ रही है। कर्णप्रयाग में मलबा गिरने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे बंद हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लंगासू में कई जगह पर हाईवे बंद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्णप्रयाग में मलबा गिरा है जिसके कारण नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। आप तस्वीरें देखिए, मानसून किस कदर जो है पानी बरसा रहा है हर तरफ और उसके कारण कई जगह पर हाईवे बंद हो गए हैं। लंगासू में कई जगह हाईवे पर ब्लॉकेज है। कर्णप्रयाग में मलबा गिरने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे बंद हो गया है। देवाल इलाके में सड़क पर मलबा आने से जो रास्ता है वो पूरी तरह ब्लॉक है। आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। जैसे तैसे रास्ता बनाकर साइड से निकलने की कोशिश कर रही हैं। टू व्हीलर वाले तो फिर भी थोड़ा आगे जा पा रहे हैं लेकिन गाड़ियां एक लिमिट के बाद जाकर रुक जाती हैं क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक है और बुलडोजर की मदद से उस मलबे को हटाया जा रहा है। लेकिन बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे है, देखिए यहाँ पर किस तरह मलबा गिरने से मार्ग बाधित हुआ है और फिलहाल काम किया जा रहा है हाईवे को खोलने का, वहां से मलबा हटाने का जो लगातार जारी है, लेकिन इसमें अभी वक्त लग सकता है। तब तक गाड़ियों की लंबी कतारें वहां पर इंतजार में, जो लोग इस रास्ते से जा रहे थे, लेकिन अचानक जब मलबा गिरा और नेशनल हाईवे बंद हो गया तो जो जहां था वहीं रुक गया। लंगासू में कई जगह पर आपको बता दें ये हाईवे बंद हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे विवादित हुआ है। देखिए मानसून ने किस कदर असर दिखाया है। जगह जगह बारिश हो रही है, मलबे गिर रहे हैं जिसके कारण रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे भी बाधित हुआ है। यहां पर भी आवाजाही नहीं हो पा रही है और वजह मलबा गिरना, हाईवे बाधित हो गया है। तो एक एक करके हम तमाम वो जगह आपको दिखा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जो इस वक्त बाधित हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण कहीं बोल्डर गिर रहे हैं, कहीं नदियों का, नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। रोहित डिमरी से अपडेट लेते हैं। रोहित, कितना वक्त और लगेगा? ये हाईवे बाधित बताया जा रहा है और कब तक ठीक कर दिया जाएगा? घाटी में जैसे कि लगातार बारिश हो रही है जिस कारण जो है जनजीवन प्रभावित हो चुका है। जो केदारनाथ हाईवे है वह दो जगहों पर आज सुबह से बंद पड़ा हुआ है। गुप्तकाशी से आगे बिगड़ाधाम जो स्थान है जहां पर भारी मलबा से कह सकते हैं कि जो सड़क मार्ग का एक हिस्सा वह ढह गया है जिस कारण जो वाहनों की आवाजाही भी ठप पड़ी है। इसके अलावा गौरीकुंड यात्रा पड़ाव, केदारनाथ यात्रा पड़ाव का आखिरी अंतिम पड़ाव होता है गौरीकुंड, जहाँ पर मोटर मार्ग से पहुंचा जा सकता है। बल्कि यहाँ पर भी राजमार्ग का एक हिस्सा ढह गया है, ऊपर पहाड़ी से मलबा गिरा है, कारण जो है यहाँ पर भी राजमार्ग बना हुआ है। इसके अलावा कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिंक मार्ग है बहुत बंद पड़े हैं और मध्य गांव को जोड़ने वाला जो मोटर मार्ग है वो मोटर मार्ग भी बंद पड़ा हुआ है। लगातार बारिश होने के कारण जो केदार घाटी का जनजीवन हो पा रहा है। जी
जी हाँ, बिल्कुल। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए और इस हाईवे को खोला जाए। मधमहेश्वर धाम से भी खबर है कि उसका भी रास्ता ब्लॉक हो गया है। वहां से क्या अपडेट रोहित आपको मिल पा रहा है? जी नजदीकी लेकिन कल की ही बात है जब मदमहेश्वर धाम को जोड़ने वाला उखमठ राष्ट्रीय मोटर मार्ग पर जो बरसाती गदेरे हैं वह उफान पर आ चुके हैं। यहाँ पर भारी बोल्डर एक यहाँ पर गिरा है, जिस कारण जो मार्ग है वह ध्वस्त हो गया है। यहाँ पर काफी हिस्सा जो मार्ग का है वह ढह गया है। ऐसे में जो आवाजाही है वह प्रभावित है। फिलहाल जो विभाग की ओर से अस्थायी तौर पर जो मोटर मार्ग है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। जो काफी मजदूर यहाँ पर जुटे हुए हैं, पर लेकिन लगातार जो बरसाती गदेरे हैं उफान पर आए हुए हैं, मलबा गिर रहा है, वहाँ से बारिश आ रही है, पानी आ रहा है। ऐसे में काफी दिक्कत आ रही है। संभवतः मार्ग भी कल तक खुल जाएगा। जी जी हाँ, बिल्कुल, कल तक खुल जाएगा ये रास्ता भी, उम्मीद यही की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और अब एक और अहम खबर जो देहरादून से आ रही है। रिस्पना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सड़कों पर रिस्पना नदी का पानी आ चुका है। सड़क पर पानी आने से कई मकानों को खतरा पैदा हो गया है। पानी के तेज धार को देखकर लोग घबरा गए हैं। देहरादून में देखिए क्या हुआ है। रिस्पना नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि ऐसा लग रहा है ये नदी रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी है। सड़कों पर पानी आ गया है, कई मकानों को इससे खतरा है। आप देखिए पानी का बहाव कितना तेज है, इसीलिए कहा जा रहा है कि नदी ने रौद्र रूप ऐसा लग रहा है मानो धारण कर लिया है। घरों के अंदर पानी घुस गया है, मकानों की नींव में ये पानी जाकर कहीं उनको नुकसान ना पहुंचाए, खतरा भी ये मंडराने लगा है। तो एक तरह से देवभूमि किस तरह पानी पानी हुई है इस बारिश और मानसून के कारण, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये रिस्पना नदी आप देखिए कैसे सड़कों तक इसका पानी आ गया, लोगों के घरों के अंदर घुस गया पानी। लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं क्योंकि सड़क तो अब है ही नहीं। घर का दरवाजा या खिड़की खोलिए तो बाहर रौद्र रूप दिखाती ये रिस्पना नदी उन्हें दिखाई देती है। पैर रखने की जगह नहीं है घर से बाहर लोगों को। बेकाबू जल तांडव की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं हाईवे जाम है, कहीं मलबा गिर रहा है सड़कों पर। इसके अलावा नालों का जलस्तर बढ़ गया है, नदियों में पानी आ रहा है तेजी से और इसका वेग देखिए आप, करंट स्पीड समझिए। सड़कों पर सैलाब सा दिखाई देता है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। लोग जतन करते नजर आ रहे हैं कि कैसे इस पानी को बाहर निकालें, लेकिन सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज है कि जो भी इसकी चपेट में आ जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आतुर दिखाई देती है। रवि कैंतुरा से इसका अपडेट लेते हैं। रवि, लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, सड़क तो है ही नहीं, तेज बहती नदी, बहता सैलाब आप कह लीजिए, घरों के अंदर पानी घुस रहा है अब। जी बिल्कुल, आस्था, बहुत इस बार जो जिस तरीके से अलर्ट भी लगातार जारी हो रहे हैं तो इसमें चिंताएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जल भराव की बहुत ज्यादा समस्या है मैदानी इलाकों में खासतौर पर। और सड़कों की अगर बात करें तो 200 से अधिक सड़कें इस वक्त जो है उत्तराखंड में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। और अभी जो 13 और 14 को रेड अलर्ट है। लगभग पूरे प्रदेश में बारिश, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, खासतौर पर कुमाऊं में। तो इस तरीके से लगातार अभी मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं और ये भी बहुत जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, घरों से बेवजह बाहर न निकलें। हो सके तो उस दिन जो है ज्यादा मूवमेंट ना करें, इस तरीके की भी हिदायतें दी गई हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र भी अपने आप को अलर्ट पर बता रहा है और साथ ही जिला प्रशासन भी ये कह रहा है कि उनके तरफ से जो है पूरी तैयारियां की गई हैं। लेकिन पूरी जिंदगी जरूर पहाड़ों से लेकर मैदान तक अस्त व्यस्त जरूर है। जी हाँ, वाकई पहाड़ों से लेकर मैदान तक जिंदगी अस्त व्यस्त है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और आने वाले 2 दिनों में ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि आपको याद दिला दें उत्तराखंड में रेड अलर्ट है। मतलब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनके आने का सिलसिला थमेगा नहीं। रवि, 13 और 14 तारीख 2 दिन के लिए रेड अलर्ट था, तो मतलब आने वाले 2 दिन भी ऐसे ही 2-4 होकर गुजारने पड़ेंगे लोगों को। रवि, तो लगता है रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो तेज बहाव आप देख रहे हैं, बिगड़ता मौसम आप देख रहे हैं, जहां तहां नेशनल हाईवे जाम, देवभूमि पानी पानी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है क्योंकि रेड अलर्ट जारी है 13 और 14 तारीख दोनों के लिए। और अब एक बड़ी खबर पर हम नजर डालने जा रहे हैं। चीला विद्युत उत्पादन केंद्र से बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। ऋषिकेश में चीला विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। सिल्ट आने के कारण विद्युत उत्पादन ठप हो गया है। 11 अगस्त को था चीला शक्ति नहर को बंद कर दिया गया था और अब आपको बता दें कि यहां से बिजली बनना बंद हो गई है, विद्युत उत्पादन ठप है। कारण बताया जा रहा है कि सिल्ट आने के कारण ऐसा हुआ है।
प्रमोद नौटियाल से अपडेट लेते हैं। प्रमोद, ये किस तरह की खराबी है और कब तक उत्पादन बहाल हो पाएगा, इससे लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी देखिए, जो चीला विद्युत उत्पादन केंद्र है वहाँ पर जो ये गंगा में पहाड़ों में बारिश हो रही है, गंगा में सिल्ट की मात्रा काफी ज्यादा है। उस सिल्ट के कारण टरबाइनें अक्सर जाम हो रही हैं, तो इसलिए चीला नहर को बंद कर दिया गया है, जिससे विद्युत उत्पादन बिल्कुल वहाँ पे ठप हो गया है। अब इसकी सिल्ट की सफाई चल रही है, मशीनों की सफाई चल रही है और फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही जो चीला नहर है वो सिल्ट सफाई के बाद जो है उसको खोल दिया गया है और अब जो वहाँ पर उत्पादन है कुछ देर में बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन बरसात के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि जो सिल्ट आता रहता है उसके कारण टरबाइनें जाम होती हैं और फिर इसको पानी की निकासी को रोक दिया जाता है, जिससे वहाँ पर बिजली का उत्पादन ठप हो जाता है। तो 144 मेगावाट का वहाँ पर विद्युत उत्पादन केंद्र है। बिल्कुल, तो उस पर असर पड़ा है और कहीं ना कहीं लोगों को भी ये प्रभावित करेगा। 11 अगस्त को चीला शक्ति नहर को बंद किया गया था, जिसके बाद अब विद्युत उत्पादन ठप हो गया। शुक्रिया जानकारी। उधर उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है। विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख घोषित कर दी गई है। 23, 24 और 25 सितंबर को मानसून सत्र है। अजीत राठी से हम इस पर अपडेट लेते हैं। अजीत, विस्तार से बताएं पूरी जानकारी। अच्छा देखिए, आज जो मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें निर्णय लिया गया है कि 23, 24 और 25 सितंबर को मानसून सत्र होगा विधानसभा का। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र होने के साथ ही जो तमाम जो तैयारियां होती हैं, गवर्नमेंट ने इसीलिए कैबिनेट की आज बैठक में इसको मंजूरी दी है कि वो जो भी विधेयक, जो भी अध्यादेश उसमें लाए जाने हैं तो उनको पूरा कर लिया जाए। और मैं एक चीज और संवैधानिक तौर पर यहाँ बता देना चाहता हूँ आस्था, कि चूंकि कोई भी विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा या पार्लियामेंट, इनको 6 महीने में एक बार सत्र बुलाना तो इनकी संवैधानिक बाध्यता होती है। पिछला बजट सत्र गैरसैंण में मार्च महीने में हुआ था, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा समय आप नहीं कर सकते, जो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है। तो उस लिहाज से भी, चूंकि मानसून सत्र पहले जुलाई में होता था, अक्सर जून और जुलाई में इसको करते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से इसको पीछे खिसका दिया गया। लेकिन 6 महीने आप पूरे नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी तरह और टेक्निकली साउंड तरीके से इसको एक बार 6 महीने के भीतर करना होगा। तो ये भी वही मानसून सत्र है और जो अध्यादेश लाए गए हैं उनको विधेयक बनना है, उनको कानून बनाया जाना है। बहुत सारी चीजें जो बिजनेस जो हाउस में रखा जाता है उस लिहाज से सत्र बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और उसकी तारीखों का हो गया है आज ऐलान। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत अहम अपडेट के लिए। यहाँ रुकना एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल सरकार से नाराज हो गए हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर वो सवाल भी उठा रहे हैं। लोहाघाट से भाजपा विधायक हैं पूरन सिंह फर्त्याल, आपको बता दें, और टनकपुर जौल जेबी मार्ग मामले में उन्होंने नाराजगी जताई है। कोर्ट में मामले की पैरवी न करने पर नाराजगी जताई है। मामले को विधानसभा में उठाने की उन्होंने चेतावनी भी दी है। अजीत सिंह राठी से इस पर अपडेट लेते हैं। अजीत, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर किस बात की नाराजगी और क्या मांगे उनकी सरकार से? आस्था देखिए, ये जोलजीबी टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सामरिक महत्व का मार्ग है और ये बॉर्डर पर है नेपाल नदी के किनारे, जहां महाकाली नदी है उसके किनारे किनारे ये ऊपर पिथौरागढ़ तक जाता है। विधायक का ये आरोप है कि जिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था तो टेंडर उसी के पक्ष में गए। जब मामला आर्बिट्रेशन की कोर्ट में पहुंचा तो आर्बिट्रेटर ने भी एनएच के पक्ष में फैसला दे दिया और आर्बिट्रेटर ने कहा कि आप सरकार अगले 3 महीने के भीतर हायर कोर्ट जा सकती है। लेकिन सरकार ने ऊपर की कोर्ट में जाने का फैसला नहीं लिया, तो इस वजह से विधायक नाराज हो गए। विधायक ने कहा कि ये भ्रष्टाचार को पनाह देने वाली बात है और ये हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर रहे हैं, उसके दावों की पोल खुल रही है। उन्होंने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण आस्था कही है कि मैं अगर मेरी बात सरकार ने नहीं मानी तो जो विधानसभा संचालन नियमावली का नियम 58 होता है, जिसमें विधानसभा सदन के भीतर चर्चा कराई जाती है, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव लाएंगे और इस मामले में पूरी चर्चा सदन के भीतर कराएंगे। तो ये मामला इसलिए भी बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि किसी भी सरकार के खिलाफ उसका सत्तारूढ़ दल का विधायक अगर नियम 58 के तहत कोई चर्चा करने जी अजीत, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी। खुद विधायक पूरन सिंह फर्त्याल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पूरन सिंह जी, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप ही की सरकार है, बीजेपी के ही आप विधायक हैं, तो आखिर किस बात की नाराजगी है और क्या कभी फोरम में आपने इस बात को रखा? हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हमारी मेन लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग में 2016 में एक दलीप सिंह अतकारी नाम के
व्यक्ति ने 123 करोड़ का टेंडर फर्जी कागजात लगा के, फर्जी 5 अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी लगा के टेंडर हासिल किया था, जिसकी शिकायत सरकार आने के बाद मैंने की थी। जी, इस सवाल मेरा यही है पूरन सिंह जी कि आपने क्या कंप्लेन की थी, सरकार ने सुना नहीं सुना? ना सुना, मैं पूरा बता रहा हूँ ना। सुना, पहले टेंडर डिसमिस हुआ, पुनः अब लंबा लटकाया जा रहा है। इसी की मेरी नाराजगी है। अगर कहने का मतलब है इस ठेकेदार को सचिव स्तर पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अनसुना करके सचिव स्तर तक इसको पीडब्ल्यूडी के सचिव लोग इसको दबाना चाह के ठेकेदार को मदद करना चाह रहे हैं। जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो 3 महीने का समय होता है। जी, लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है कि जीरो टॉलरेंस नीति है, सिंगल विंडो सिस्टम है और भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने स्टेटमेंट दिया है, सरकार क्या कह रही है उस पर मुझे नहीं, मैंने अपने पॉइंट में नहीं, लेकिन सरकार तो आप ही की है ना, सरकार तो आप ही की है ना। मैं सरकार है तब तो मैं जो है मैंने तो पेपर में स्टेटमेंट दिया है कि भाई इधर पर ये सचिव द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश को अवहेलना की गई है। आखिर क्यों? जी, ये मैंने पूरन सिंह जी है। सवाल मेरा ये था, मैंने शुरू में ही आपसे पूछा कि क्या आपने पार्टी फोरम में इस बात को रखा था? ये नौबत क्यों आई कि आपको किसी न्यूज़पेपर या टेलीविजन मीडिया पर आकर बात रखनी पड़ी? मतलब क्या पार्टी में इंटरनली आपकी, सर मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए, क्या पार्टी में इंटरनली आपकी बात को नहीं सुना गया? ये आपकी शिकायत है, ये नौबत क्यों आई? ना पार्टी में तो मैंने बात रखी नहीं। मैंने तो जिस विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और पीडब्ल्यूडी का मामला था, मैंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया और मुख्यमंत्री ने इस टेंडर को डिसमिस किया था। और दोबारा जो है 9 महीने तक विभागीय मिलीभगत पर उसका रिटेंडर नहीं हुआ। बाद में आर्बिट्रेशन से उसके पक्ष में हुआ। हाँ। आज 3 महीना बीत जा रहा है तो विभाग अभी तक जो है अपील में नहीं गया। तो बेशक आप सवाल उठा रहे हैं, आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा यही था कि क्या आपने बताया कि जो मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के ही अंडर में है, क्या आपने उनसे मुलाकात करके अपने बयान को रखा या आप सीधा मैंने मीडिया में मुलाकात की। उनने 26 तारीख को एक आदेश भी पारित किया कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो। अपील वाला लेटर मैंने दिया था और उसमें सभी अधिकारियों को नापा गया है। ठेकेदार को बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आपका इस वक्त जो बड़ा सवाल है वो यही है कि ठेकेदार को क्यों बचाया गया है? जब अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है तो ठेकेदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।